हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लोब फैक्ट 2 में। मैं राहुल कुमार। यूपीटीजीटी पीजीटी आर्ट की क्लास जो हमने चला रखी है, उसमें हमने जो पिछली क्लास कवर की थी, उसमें भारतीय जो संयोजन के सिद्धांत थे हमने वो कवर किए थे। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भारतीय चित्रकला के 6 अंग। यानी जो भारतीय चित्रकला है उसके जो 6 अंग है, रूप, भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, सादृश्य, वर्णिवभंग, इनको आज की क्लास में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले ये देखते हैं जो भारतीय चित्रकला के 6 अंग हैं, ये इनकी शुरुआत कहाँ से है और किसने इनको प्रथम बार दिया। तो जो भारतीय चित्रकला के 6 अंग हैं, जो चित्रकला जो षडांग है, जिसको षडांग भी बोलते हैं 6 अंगों को, तो जो कामसूत्र है आपका, जो 600 ईसा पूर्व लिखा गया था, तो उसमें कहीं कहीं आपको 600 ईसा पूर्व मिला, कहीं कुछ, तो इसमें थोड़ा डिफरेंट है। तो जो आपके वात्स्यायन द्वारा लिखित कामसूत्र में 64 कलाओं का उल्लेख का विवरण है, जिसमें रूप भेदा प्रमाणानि, भाव लावण्य योजनम व सादृश्य वर्णिका भंग का उल्लेख मिलता है। पहले स्थान पर इन्होंने संगीत कला को रखा है और अंतिम में व्यायाम और चौथे नंबर की कला को आलेख्य कहा है। यानी कि जो वात्स्यायन ने कामसूत्र की जो रचना की थी, तो उसमें जो 64 कलाओं का इन्होंने उल्लेख किया है, उसमें पहले स्थान पर संगीत को रखा है, संगीत कला को, और अंतिम में इन्होंने रखा है व्यायाम कला को। और जो इसमें चौथे नंबर की कला है उसको आलेख्य कहा गया है, या चित्रकला। ठीक है, उस समय चित्रकला को आलेख्य कहा गया था। तो जो कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के तीसरे अध्याय की व्याख्या करते हुए, जो कामसूत्र था, तो उसका जो अधिकरण के प्रथम अधिकरण के तीसरे अध्याय की व्याख्या करते हुए इसकी जो व्याख्या की थी, वो सर्वप्रथम अनुवाद इसका जयपुर के राजा जयसिंह प्रथम के समय 11वीं शताब्दी में जयपुर के निवासी यशोधर पंडित ने कामसूत्र की जयमंगला नाम से टीका व्याख्या की थी। इसको बड़ा कर लेते हैं। जो सर्वप्रथम इन्होंने व्याख्या की थी, तो सर्वप्रथम अनुवाद जयपुर के राजा जयसिंह के प्रथम के समय, ये जयसिंह प्रथम और जयसिंह द्वितीय ने जयपुर की स्थापना की थी, जिसके वास्तुकार विद्याधर थे। 11वीं शताब्दी में जयपुर के निवासी यशोधर पंडित ने कामसूत्र की जयमंगला नाम से टीका व्याख्या की थी, चित्रकला के षडंग की व्याख्या की थी। यानी कि जो चित्रकला के 6 अंग दिए थे, तो उन्होंने प्रथम अधिकरण के तीसरे अध्याय की व्याख्या की थी, जिसमें चित्रकला के षडंग की व्याख्या की है, यानी कि इनको बताया है। और इस जयमंगला की जो व्याख्या की है, वो भारतीय शिल्प के षडंग के नाम से 1921 में रवींद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। किसकी? जयमंगला की व्याख्या किसने की है? रवींद्रनाथ टैगोर ने। किसके नाम से? भारतीय शिल्प के षडंग के नाम से। ठीक। और इसका सर्वप्रथम जो अनुवाद किया था, जो कामसूत्र है हमारा, उसका जो सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किया था, तो वो सर रिचर्ड बर्टन ने किया था। और जो सर रिचर्ड बर्टन ने इसका अनुवाद किया था, तो जब ये इंग्लैंड में इन्होंने इसका अनुवाद किया था, तो इंग्लैंड में बेची जाने वाली सबसे ज़्यादा प्रति बिकी थी इस कामसूत्र की, जब इन्होंने अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया था। आगे देखते हैं। कामसूत्र में वर्णित उपरोक्त श्लोक में आलेख्य यानी कला अर्थात चित्रक्रम के 6 अंग बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं? शिल्प शब्द प्राचीन, शिल्प शब्द जो है प्राचीन भारतीय ग्रंथों में व्यापक अर्थों में प्रयुक्त किया गया है। आलेख्य के जिन 6 अंगों का प्रयोग या उल्लेख वात्स्यायन के कामसूत्र की टीका में यशोधर पंडित ने किया, उनको चित्र षडंग के नाम से प्रसिद्धि मिली, यशोधर पंडित ने। ठीक। जो 11वीं शताब्दी में कामसूत्र की टीका जयमंगला के नाम से की थी, इसका यह श्लोक है, चित्र के षडंगों को शीर्षक प्रदान करता है। तो कौन कौन से 6 अंग हमारे देखते हैं। पहला आता है रूप भेद।
दूसरा आता है प्रमाण, तीसरा आता है आपका भाव, चौथा आता है आपका लावण्य, पांचवा आता है आपका सादृश्य और छठा आता है आपका वर्णिका भंग। आपको इनको पढ़ने से ही अनुमान लग गया होगा कि रूप भेद क्या है, प्रमाण क्या है, भाव क्या है, लावण्य क्या है और सादृश्य क्या है और वर्णिका भंग क्या है। तो इसको एक एक करके देखते हैं। पहला रूप भेद। जो इन्होंने चित्रकला यशोधर पंडित ने जयमंगला लिखी थी, तो उसमें जो श्लोक दिया है इन्होंने, रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र सलंकम, ये इन्होंने श्लोक दिया है। पिछली बार यूपीटीजीटी में एक प्रश्न आया था कि कामसूत्र की जो टीका की थी वो किसने की थी, तो वो जयमंगला ने की थी, वो सॉरी यशोधर पंडित ने की थी जयमंगला के नाम से, तो ये क्वेश्चन आया भी था। आगे देखते हैं। चित्रकला के 6 अंगों को कहकर यशोधर पंडित ने चित्र के अवयवों को स्पष्ट किया है। यशोधर के अनुसार कामसूत्र की टीका के में जिन 6 अंगों का वर्णन हुआ है उसके 3 पक्ष हैं। 3 पक्ष कौन कौन से हैं? पहला है रूप चाक्षुष प्रभाव, दूसरा है भाव जिसका संबंध मन से है, तथा तीसरा शुद्ध तकनीक ज्ञान वर्णिका भंग। वर्णिका भंग यानी कि रंग है, वर्णिका को जो वर्ण होते हैं उसको रंग बोलते हैं। सड़ंग का संबंध चित्रकला से है, यानी कि जो 6 अंग है उसका संबंध किससे है? चित्रकला से। आपके चित्रकला का जो तत्व है उनका भी संबंध चित्रकला से है, संयोजन के सिद्धांत है उनका भी इससे ये है, और जो आपके सड़ंग है इसका भी इससे ही है। ठीक है, सड़ंग का सिद्धांत कामसूत्र में से लिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं इसका पहला रूप भेद। रूप भेद सोमेश्वर द्वारा रचित मानसोल्लास में 5 प्रकार के रूप बताए गए हैं। जो सोमेश्वर द्वारा रचित ग्रंथ है मानसोल्लास और अभिलाषितार्थ चिंतामणि लगभग एक ही है। जो इसका चालुक्य राजा थे मल ने उसका जो मानसोल्लास नाम से इसकी व्याख्या की थी। तो जो 5 रूप बताए गए हैं इसमें विद, अविद, भाव, रस, धूलि। ये पूछा गया है कि सोमेश्वर द्वारा रचित मानसोल्लास में कितने रूप बताए गए हैं, तो 5 प्रकार के बताए गए हैं। कौन कौन से? विद, अविद, भाव, रस, धूलि। ठीक है, और मार्कंडेय मुनि द्वारा विष्णु धर्मोत्तर पुराण में 4 प्रकार के रूप बताए गए हैं, सत्य, वैणिक, नागर और मिश्रित। ये भी पूछा जाता है कि मार्कंडेय मुनि द्वारा विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कितने रूप बताए गए हैं, और ये आपका जो बताया गया है सोमेश्वर द्वारा रचित मानसोल्लास में। ठीक है, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना। आगे देखते हैं। और महाभारत के अनुसार रूप कितने प्रकार के बताए गए हैं, तो 16 प्रकार के बताए गए हैं। हम रूप को 3 प्रकार से देख सकते हैं। आंखों के द्वारा देख सकते हैं, स्पर्श करके यानी छू कर देख सकते हैं, आत्मा के अनुभव के द्वारा देख सकते हैं। ठीक है, आज थोड़ी तबीयत खराब है 2 दिन से। दूसरा देखते हैं हम प्रमाण। प्रमाण जो है हमारा, प्रमाण क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का ज्ञान। प्रमाण 4 प्रकार के होते हैं। एक प्रत्यक्ष होता है आपका, एक अनुमान लगाया जाता है, एक उपमान होता है, एक शब्द होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। विभिन्न आकृतियों के अनुपात का सही ज्ञान प्रमाण कहलाता है। यानी जो आकृति आप बनाते हैं उसका ठीक से जो प्रमाण अनुपात बनाया गया है, जैसे मानव को 7.5 ताल में बनाया जाता है, तो जो सिर है उसका वो 7.5 ताल, मानव का पूरा शरीर जो है 7.5 ताल बताया है। जो एक सिर है वो 12 अंगुल का होता है, तो जो 12 अंगुल होते हैं उसका 7.5 गुना ही मानव का शरीर होता है, तो उसका प्रमाण बताया। इस अनुसार प्रमाण के अनुसार स्त्री व पुरुषों की लंबाई के भेद का ज्ञान बड़ा आवश्यक है। पुरुष का चेहरे की लंबाई का 7.5 गुना होता है, जबकि स्त्री का शरीर उसके शरीर का 7 गुना होता है, उसके चेहरे का। ठीक है, यानी जो हमारा चेहरा होता है अगर हम उसको उंगलियों से नापेंगे तो हमारी जो 12 उंगली होंगी तो हमारे सर के बराबर होंगी। अगर हम अपने सर को नापेंगे तो 12 उंगली के बराबर होगा, और उन 12 उंगली को अगर 7.5 गुना करी जाए तो हमारा मानव शरीर की जो हमारी लंबाई होती है वो निकल कर आती है। ठीक है, और जो स्त्री की होती है वो 7 गुना होती है उसके चेहरे की। ठीक, चित्रित प्रमाण द्वारा ही चित्रित किया जाता है। भारतीय कला विधान से में प्रमाण के आधार पर 5 प्रकार के रूपों का उल्लेख किया गया है, जो इस प्रकार है। देखते हैं।
जैसे इकाई क्या है, एक ताल है, ताल क्या है, एक सिर है, एक सिर यार 12 अंगुल। ये प्रश्न पूछा जाता है कि एक इकाई के बराबर क्या है, तो एक इकाई क्या है, एक ताल है। एक ताल के बराबर क्या होता है, एक सिर होता है, एक सिर या 12 अंगुल। अगर आप अपना चेहरा अगर अपनी उंगलियों से नापोगे तो 12 उंगली के बराबर आपका चेहरा होगा। ठीक है, तो एक ताल बराबर एक सिर या एक 12 अंगुल बोल सकते हैं, और एक इकाई बराबर एक ताल। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा जाता है, एक इकाई बराबर क्या होता है, तो एक ताल, और एक ताल बराबर एक सिर या 12 अंगुल। ठीक है, जो हमारी उंगलियां होती हैं। अगर किसी का सर बड़ा है तो उसके अनुसार उसकी उंगलियां भी बड़ी होंगी, या अगर छोटा है तो उसके अनुसार उसकी उंगलियां भी छोटी होगी। तो जिस जिस मानव का जो जो सिर है उसी की उंगलियों के अनुसार उसको सर नापा जाता है। एक ताल बराबर एक सिर या 12 अंगुल के बराबर होता है। ठीक, सिर को 4 भागों में बांटा गया है, केस, ललाट, नासिक और होठ। यानी कि जो हम कोई आकृति बनाते हैं तो उसको पहले केस में बांटते हैं अलग, ललाट में बांटते हैं, नासिक में बांटते हैं यानी नाक और होठ, इसको अलग अलग 4 भागों में बांटते हैं। ठीक है, निम्नलिखित व्यक्तियों को निम्न ताल में दिखाया गया है। जैसे बालक क्या है, बालक को 5 ताल में दिखाया गया है, यानी 5 ताल कितना होता है, एक ताल बराबर होता है 12 अंगुल या एक सिर। ठीक है, तो 5 ताल बराबर, जैसे एक गोपाल, गोपाल कौन है, कृष्ण, जो बाल रूप है उनका। ठीक है, वामन या कुमार, वामन और कुमार को रखा गया है 8 ताल में। जो इसकी, जैसे अगर कोई हमें बालक की आकृति बनानी है तो 5 ताल के अंतर्गत बनाएंगे। ठीक है, और वामन या कुमार की अगर हमें कोई आकृति बनानी है तो वो 8 ताल के अंतर्गत बनाएंगे, और साधारण आदमी की अगर कोई आकृति बनाएंगे तो वो 8 ताल के अनुसार बनाएंगे। और भारतीय मानव के अनुसार जो हमारी जो प्रमाण माना गया है एक आकृति बनाने का, तो 7.5 गुना माना गया है। यानी कि जो हमारा सर है उसका 7.5 गुना हमारा शरीर होता है। ठीक है, तो जो उसकी लंबाई है शरीर की हमारे भारतीय मानव के अनुसार, और पाश्चात्य मानव के अनुसार 8 ताल मानी गई है। किसने मानी है, माइकल एंजेलो ने। तो ये पूछा जाता है कि पाश्चात्य मानव जो कितने ताल का होता है और भारतीय मानव, तो भारतीय मानव है 7.5 ताल और महिला है 7 ताल, और पाश्चात्य मानव के अनुसार है 8 ताल। और ये किसने बताया है, तो वो माइकल एंजेलो ने बताया। ठीक है, आगे देखते हैं। औरत 7 ताल। ठीक है, यानी कि जो औरत का सर है उसको कितने गुना है, उसका 7 गुना है। ठीक है, औरत के सर के 7 गुना बराबर उसका शरीर होता है। मानव है 10 ताल। कौन सा मानव है, जैसे राम हो गया, कृष्ण हो गया और अर्जुन हो गया। अगर हम इनमें से किसी राम हो गया, कृष्ण हो गया, अर्जुन हो गया, या और भी कोई भगवान हो गए, तो अगर हम उनका चित्र बना रहे हैं तो हम उनके सिर का 10 गुना उनका शरीर बनाएंगे। ठीक है, तो कितना बनाएंगे, 10 ताल। क्रूर क्या है, क्रूर आदमी और भयानक आदमी। भयानक आदमी कैसा होता है, 12 ताल। 12 ताल जैसे कौन है, भैरव हो गए आपके और वराह हो गए। नेक्स्ट है राक्षस। राक्षस को कितने ताल में बांटा गया है, इसको 16 ताल में बांटा गया है। 16 ताल कौन से हैं, जैसे रावण और आपका कुंभकर्ण। अगर इनका चित्रण करेंगे तो आप इसको 16 ताल में बनाएंगे। आगे देखते हैं। भारतीय प्रमाण के अनुसार मानव शरीर कितने ताल का होता है, 7.5 ताल का। ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय प्रमाण के अनुसार मानव शरीर कितना है, तो 7.5 ताल। और पाश्चात्य मानव के अनुसार, प्रमाण के अनुसार, तो वो कितना है, 8 ताल। और किसने माना है, तो वो आपका माइकल एंजेलो ने माना है। ठीक है, तीसरा देखते हैं। भाव क्या है हमारा, भाव जो है हमारा, भाव के द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति की जाती है। ठीक है, भाव के द्वारा रस की अभिव्यक्ति की जाती है। ये क्या है, अगर हमारे अंदर कोई भाव आ रहा है या हमें कुछ स्मरण हो रहा है तो उसको हम भाव के, जो हमारी भावनाएं हैं उसको अभिव्यक्त करते हैं। किसके द्वारा, चित्र के द्वारा, भाव के द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हैं। जो हमारा भाव है, हर कोई भावना अगर हमें आ रही है तो उसको अभिव्यक्ति करने के लिए हम उसका चित्र बना रहे हैं, तो ये अभिव्यक्ति कहलाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। भरत मुनि के अनुसार कितने रस बताए गए हैं, 8 स्थायी भाव बताए गए हैं, और 33 संचारी भाव बताए गए हैं, और 8 सात्विक भाव। ये टोटल कितने हो गए, 49 भाव। ठीक है, आगे देखते हैं। लावण्य। लावण्य क्या है, पूछा जाता है कि लावण्य क्या है, तो लावण्य जो है आपका बाह्य सौंदर्य की अभिव्यक्ति है। बाह्य सौंदर्य क्या है,
जैसे कोई भी आदमी है और वो कोई अच्छे कपड़े पहन ले या कुछ और अपना उसको सजावट कर ले, तो वो उसकी बाह्य सौंदर्य हो गया। जैसे कोई महिला है वो सुंदर है और कुछ और सुंदर के लिए अच्छे कपड़े पहन ले, आभूषण पहन ले, तो उसके और सौंदर्य बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है? बाह्य सौंदर्य कहलाता है, ठीक है। तो लावण्य क्या होता है? लावण्य होता है, लावण्य के द्वारा बाह्य सौंदर्य की अभिव्यक्ति होती है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। लावण्य चित्र के भावों को दीप्तिमान बना देता है। श्री एस एन दास के अनुसार आकारों में संगीत से सौंदर्य और आंतरिक अभिव्यक्ति से लावण्य उत्पन्न होता है। यानी जो हमारा संगीत अगर हम सुन रहे हैं तो उसका सौंदर्य जो है आंतरिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत आता है। यानी कि संगीत अगर सुन रहे हैं तो उसमें जो भाव आता है, जो सौंदर्य आता है, तो वो एक अंतर आत्मा से आता है, ठीक है। यानी कि उसको कहा जाता है आंतरिक अभिव्यक्ति। और जो बाहर से दिखाई देता है तो उसको कहते हैं बाह्य अभिव्यक्ति, ठीक है। तो जो संगीत है हमारा वो आंतरिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत आता है। तो अंतः लावण्य चित्र सौंदर्य का प्रभावी अंग है, ठीक है। लावण्य जो है चित्र सौंदर्य का प्रभावी अंग है। अगर चित्र में प्रभाव नहीं, लावण्य नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। सादृश्य क्या है? सादृश्य यह है, सादृश्य समानता को प्रकट करता है। सादृश्य वास्तविक रूप चित्रण का एक महत्वपूर्ण अंग है। रविंद्रनाथ के अनुसार किसी रूप के भाव को किसी दूसरे रूप की सहायता से प्रकट करना सादृश्य का कार्य है। यानी कि आपने किसी की आकृति देखी और हूबहू आपने उसकी आकृति बना दी, तो वो ही समानता प्रकट करनी चाहिए। जैसे ताजमहल है तो वो ताजमहल जैसा ही दिखना चाहिए, ठीक। या कोई स्त्री है तो वो स्त्री जैसी ही दिखनी चाहिए, ठीक है। तो उसमें आकृतियों में समानता दिखाई देनी चाहिए। भारतीय कलाकारों के मानव अंगों को सादृश्य चित्रण के प्रकृति के अनेक उपदानों से किया गया है। जैसे सादृश्य क्या है? तो जैसे खंजन जैसे नेत्र, बिंब फल जैसे होठ, नीम की पत्तियां जैसी आंखें, भौहें और हाथों की अंगुलियां सेम की फली के समान आदि। इस प्रकार भारतीय कला का सादृश्य कैमरे की यथार्थ प्रतिकृति के समान न होकर गुणों और तथा भावों पर ही आधारित है। जैसे कि यहाँ बात कर रहे हैं, जो आपके नेत्र हैं वो खंजन जैसे होने चाहिए, बिंब आपके फल जैसे होने चाहिए, होंठ नीम की पत्तियों जैसे होने चाहिए, और भौहें और हाथों की उंगलियां सेम की फली के समान होनी चाहिए। इस प्रकार भारतीय कला का सादृश्य कैमरे की यथार्थ होता है हूबहू प्रतिकृति। यानी कि कोई चित्र बनाया उसको हूबहू जो बनाया उसको यथार्थ कहते हैं, ठीक। प्रतिकृति के समान होकर गुणों तथा भाव पर ही आधारित है, उसको बोलते हैं सादृश्यता, ठीक है। यानी कि कोई प्रकृति वो चित्र बनाया है तो उसमें सादृश्यता समान होनी चाहिए। जो मानव, जैसे महिला की आंखें हैं तो महिला जैसी लगनी चाहिए, और पुरुष की आंखें हैं तो पुरुष जैसी लगनी चाहिए। वर्णिका भंग क्या है? वर्णिका भंग क्या है? वर्ण क्या भंग है? रंग। वर्णों को ही रंग कहा गया है, ठीक है। रंगों का प्रभाव और मिश्रण, उनके प्रयोग की विधियों और तुलिका ज्ञान वर्णिका भंग के अंतर्गत आता है। यानी कि जो रंगों का प्रभाव और मिश्रण है, उनके प्रयोग की विधियों और तुलिका ज्ञान यानी जो आप रंगों को मिलाकर मिश्रण करके तुलिका से उसको रंग बिखेरना शुरू करते हैं, तो उसका ज्ञान जो है वर्णिका भंग के अंतर्गत आता है। प्रत्येक चित्रों में भावों के अनुकूल रंगों का प्रयोग चित्र को प्रभावी बनाता है।
यानी कि प्रत्येक चित्र में भावों के अनुकूल रंगों का प्रयोग चित्र को प्रभावी बनाता है। अगर अच्छे चित्र में रंग नहीं लगाए गए तो वो उसका प्रभाव नहीं आएगा। ठीक है, रंगों से क्या है, उसका प्रभाव बढ़ जाता है। अगर हम किसी आकृति में रंग भर देते हैं तो उसका और लावण्य या और क्या बढ़ जाता है, सौंदर्य। विभिन्न रंगों के प्रकार का ज्ञान कलाकार के लिए बहुत आवश्यक होता है और भावों के अनुकूल रंग योजना से ही चित्र प्रभावी बनता है। इस प्रकार चित्र में वर्णिका भंग का अपना महत्व है। यानी कलाकार जो अगर कोई चित्र बना रहा है और उसमें कौन सा रंग लगाना महत्वपूर्ण है और कौन सा रंग कहाँ लगाना महत्वपूर्ण है, ये कलाकार का ज्ञान होना चाहिए। तो इसका कलाकार के लिए बहुत आवश्यक होता है और भावों के अनुकूल रंग योजना से ही चित्र प्रभावी बनता है। यानी कि अगर उसमें किसी चित्र में हम कोई भाव दिखा रहे हैं तो उसके अनुसार ही उसमें रंग लगना चाहिए, तभी चित्र का प्रभाव बनता है। ठीक है, इस प्रकार चित्रण में वर्णिका भंग का अपना महत्व है। यानी कि रंगों का, जब आप कोई चित्र बनाते हैं तो उसमें रंगों का अपना महत्व है। जैसे कोई आकृति हमने बना दी पेंसिल से तो उसका भाव कुछ अलग होगा, और फिर हमने उसमें रंग भर दिए तो उसका प्रभाव कुछ अलग होगा। ठीक, वर्णिका का अर्थ क्या है? वर्णिका का अर्थ है वर्णिका या विभिन्न रंगों का। भंग का अर्थ, भंग क्या है? भंग मिश्रण है। विभिन्न रंगों का भंग का अर्थ भंग मिश्रण है। ठीक है, वर्णिका भंग विभिन्न रंगों का मिश्रण। वर्णिका भंग भावों के अनुकूल रंग योजना से चित्र का निर्माण करना वर्णिका भंग कहलाता है। यानी कि भावों के अनुकूल जो रंग योजना है, जैसे कोई पेंटिंग बनाई महिला की और जो उसके अनुकूल रंग योजना से चित्र का निर्माण करना है तो वर्णिका भंग कहलाएगा। यानी कि जैसे कोई महिला जल भर कर ला रही है नदी से, तो उसमें कौन सा रंग प्रकृति के अनुसार उसमें जो ढल जाए उसके अनुसार जो अगर उसमें लगाया है अनुकूल भाव के अनुकूल कि कौन सा यहाँ भाव आना चाहिए, कि जैसे ग्रामीण भाव है, ग्रामीण दृश्य दिखा रहे हैं तो उसमें ग्रामीण दृश्य के अनुसार ही रंग लगाना चाहिए, उसमें आवश्यक है, तो वो वर्णिका भंग कहलाता है। चित्र का निर्माण करना वर्णिका भंग कहलाता है, अनुकूल भाव के अनुकूल जो उसमें भाव दिखाना चाह रहे हैं चित्र में। अगला देखते हैं आगे देखते हैं मुख्य ग्रंथ के अनुसार षडंग क्या है। जो मुख्य और भी ग्रंथ हैं उनके अनुसार षडंग क्या है, जैसे कामसूत्र के अनुसार हमने पढ़ लिया और जयमंगला के अनुसार पढ़ लिया। तो जयमंगला जो कामसूत्र की टीका किसने की थी? जयशूदर पंडित ने जयमंगला के नाम से, और जयमंगला की टीका किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने 1921 में। ठीक है, भारतीय शिल्प षडंग के पुस्तक के नाम से। ठीक, चित्रसूत क्या है? चित्रसूत मार्कंडेय मुनि द्वारा लिखित विष्णु धर्मोत्तर पुराण के तीसरे खंड के भाग में 9 अध्याय में से 40 तक चित्रकला का विवरण दिया गया है। ठीक है, जो कामसूत्र है उसमें कहाँ से दिया गया है? प्रथम अधिकरण के तीसरे अध्याय में। जो किसने टीका की है? यशोधर पंडित ने। किसके नाम से? जयमंगला के नाम से। जिसमें क्या दिया गया है? चित्र जो षडांग का वर्णन किया है। ठीक, और जो इसमें विष्णु धर्मोत्तर पुराण है उसमें 9वें अध्याय से 40 तक चित्रकला का विवरण दिया गया है। ठीक, और इसमें बताया गया है कि कैसे चित्रकला की उत्पत्ति हुई, कैसे चित्रकला की उत्पत्ति हुई। ठीक है, और इसमें बताया उत्पत्ति हुई तथा नारायण के पास आए सुरसुंदरी का अभिमान खत्म करने के लिए नारायण ने आम के रस से एक रूपमती का निर्माण किया और अप्सराएं लज्जित होकर वापस लौट गई और उस चित्र का नाम या उस रूपमती का नाम उर्वशी उस वक्त चित्र शास्त्रों के लक्षण से संपन्न चित्रसूत की रचना की गई। इस ग्रंथ में शरीर के 5 भेद बताए गए हैं। तो जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण है उसमें से ही चित्रसूत की जो है
अलग से दिया गया है, तो उसमें कितने अध्याय बांट दिए गए हैं? उसमें 9 अध्याय दिए गए हैं। जैसे अभिलाषितार्थ चिंतामणि से अलग क्या कहा, उसको मानसोल्लास की रचना की गई है, और कामसूत्र के से ही जयमंगला की रचना की गई है। तो वैसे ही विष्णु धर्मोत्तर पुराण से चित्रसूत्र की रचना की गई है, ठीक है, या टीका की गई है, ये सब कह सकते हैं। तो इसमें कितने शरीर के 5 भेद बताए गए हैं, कौन कौन से हैं? चित्रसूत्र में रंगों के 5 भेद बताए गए हैं, कौन से? लाल, पीला, नीला, पीला, काला और सफ़ेद। और जो हमारे मूल रंग बताए गए हैं वो कौन कौन से हैं? लाल, नीला और पीला। तो इन्होंने कितने बताए हैं चित्रसूत्र के अनुसार? 5। लाल, नीला, पीला और काला और सफ़ेद, ठीक। ये पूछा भी जा सकता है कि चित्रसूत्र के अनुसार रंगों के कितने भेद बताए गए, तो कितने बताए गए हैं? 5। तो 3 तो ये हमारे हैं ही, और काला और सफ़ेद और जोड़ देना। जो काला और सफ़ेद कौन से रंग है? मोनोक्रोम या तटस्थ रंग, ठीक। आगे देखते हैं। चित्रसूत्र में 9 रंगों का 9 रसों का वर्णन किया गया है, कौन से? श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस और शांत रस। शांत रस किसने दिया है? अभिनव गुप्त के अनुसार जोड़ा गया है। इसमें 9 अध्याय हैं। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि चित्रसूत्र में कितने अध्याय हैं, तो कितने अध्याय हैं? 9 अध्याय हैं। और चित्र लक्षण में कितने अध्याय हैं? तो चित्र लक्षण में है आपके 3 अध्याय। 3 अध्याय कौन कौन से हैं आपके? चित्र लक्षण के अनुसार चित्रकला की उत्पत्ति, चित्र की सृष्टि और चित्र की रचना, ये चित्र लक्षण के अध्याय हैं। और चित्रसूत्र में कितने अध्याय हैं? 9 अध्याय हैं। तो उसको याद रखना, ठीक। अब देख लेते हैं चित्र लक्षण। इसमें 3 अध्याय हैं। इसकी रचना भयजीत या नग्नजीत ने की थी। सृष्टि का प्रथम चित्रकार नग्नजीत को कहा जाता है। इसके सिर्फ 3 ही अध्याय हैं। चित्र लक्षण जो है, इसकी एक कहानी है, जो नग्नजीत है इनकी कहानी है। जो ये राजा थे, नग्नजीत से पहले इनका नाम था भयजीत। तो जब भयजीत ये राजा थे, तो इनके जो राज्य में एक ब्राह्मण के पुत्र की मृत्यु हो गई थी। यानी जो बालक था, ब्राह्मण का पुत्र एक बालक ही था, तो उसकी मृत्यु हो गई थी। तो वो अपने बालक को आकस्मिक मृत्यु होने के कारण वो राजा के पास लेकर आया कि अगर आप वाकई धर्म और ब्राह्मण पर विश्वास रखते हैं, तो आप मेरे पुत्र को जीवित कीजिए। तो यह बात सुनकर भयजीत अचंभित हो गए। फिर उन्होंने किसको बुलाया? यमराज को बुलाया, और यमराज से कहा कि इस बालक में प्राण डाल दीजिए। तो यमराज ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, ये विधान के अनुसार सही नहीं है। तो फिर दोनों में जो भयजीत थे और यमराज थे, उनमें लड़ाई हो गई। और लड़ाई के बाद फिर जो है ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और ब्रह्मा जी ने पूछा कि फिर उन्होंने सारी कहानी बताई, और उन्होंने कहा फिर कि आप जो है मैं जो यमराज ने कहा कि ये विधि के विधान के अनुसार अनुकूल नहीं है, तो फिर उन्होंने कहा कि आप इसका चित्र बना दीजिए, तो मैं उसमें प्राण डाल दूंगा। तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि भयजीत से कि आप इस बच्चे का चित्र बना दीजिए, और मैं इसमें प्राण डाल दूंगा, ठीक है। तो फिर जो नग्नजीत जो थे, भयजीत, उन्होंने कहा कि मुझे तो चित्र बनाना नहीं आता। तो फिर इन्होंने जो है विश्वकर्मा से ब्रह्मा जी ने चित्रकला की शिक्षा दिलवाई, और शिक्षा दिलवाने के बाद जब इन्हें उस बालक का चित्र बनाया, फिर उस बालक के चित्र में ही जो यमराज ने है प्राण डाल दिए थे, ठीक। तो तब से ही इनको क्या कहा गया है? सृष्टि का प्रथम चित्रकार कहा गया है। सृष्टि का प्रथम चित्रकार नग्नजीत को कहा गया है, ठीक। किस लिए कहा गया है? क्योंकि इन्होंने एक ब्राह्मण के बालक का चित्र बनाया था, और उस चित्र में प्राण डाल दिए थे। किसने? यमराज ने। तो यहाँ से सृष्टि का इनमें पहला चित्रकार माना जाता है, ठीक। आगे देखते हैं। सम्रांगण सूत्रधार। सम्रांगण सूत्रधार क्या है? इसकी राजा किसने की थी? राजा भोज ने की थी। राजा भोज
द्वारा रचित ग्रंथ यह 64 कितने अध्याय में व्यक्त है? ये 84 अध्याय में व्यक्त है तथा 7 भागों में विभाजित है। तो जो ये जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपका विष्णु धर्मोत्तर पुराण हो गया, आपका ये चित्रसूत्र हो गया, चित्र लक्षण हो गया, कामसूत्र हो गया, तो और ये सम्रांगण सूत्रधार हो गया, तो जितने भी ये अध्याय में बटे हुए हैं ये प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं, तो उनका आप ध्यान से पढ़ लेना। तो कि ये आपका कितने अध्याय में है? 84 अध्याय में। ठीक, इस ग्रंथ के 7वें भाग में चित्रकला से संबंधित 6 अध्याय बताए गए हैं। कितने अध्याय बताए गए हैं? 6। और विष्णु धर्मोत्तर में कितने बताए गए हैं? 9। ठीक, इसमें जो अंतराल को क्या गया ये प्रश्न पूछा जाता है कि अंतराल को सम्रांगण सूत्रधार में क्या कहा गया है? तो क्या कहा गया है? इसमें भूमि बंधन कहा गया है अंतराल को। और मानसोल्लास में क्या कहा गया है? इसमें अंतराल को क्या कहा गया है? भूमि बंधन। और इसमें इसको निष्ठान निरूपण कहा गया है मानसोल्लास में। ठीक, मानसोल्लास देख लेते हैं। सोमेश्वर द्वारा रचित इस ग्रंथ में 3 भाग हैं। कितने भाग हैं? 3। जिसमें प्रथम अध्याय में चित्रकला के बारे में जानकारी दी गई है। अभिलाषितार्थ और चिंतामणि, अभिलाषितार्थ और मानसोल्लास लगभग एक ही हैं। ठीक है, मानसोल्लास अभिलाषितार्थ किसने लिखा है? सोमेश्वर ने लिखा है। इसमें कितने ग्रंथ, इस ग्रंथ में कितने? 3 भाग हैं। ठीक है, तो प्रथम अध्याय में चित्रकला के बारे में जानकारी दी गई है। अभिलाषितार्थ और मानसोल्लास लगभग एक ही हैं। ठीक, अभिलाषितार्थ चिंतामणि की चालुक्य राजा भूलोकमल ने कुछ बदलकर मानसोल्लास की रचना की थी। ठीक, तो आज की क्लास में बस इतना ही था। तो जो हमने चित्रकला के सड़ांक थे उससे संबंधित सारी जानकारी हमने देख ली। और चित्रकला आपके कामसूत्र में कौन से अध्याय में है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कौन से अध्याय में है, चित्रसूत्र में कौन से अध्याय से कहाँ तक है, और चित्रलक्षण में कहाँ से है, और आपका अभिलाषितार्थ या मानसोल्लास में कहाँ से है, और सम्रांगण सूत्रधार में। तो ये सारी चीज़ हमने कवर कर ली। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। और अगले वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल studyglobfact2@। हमारा यूट्यूब लिंक है ये, और हमारी वेबसाइट है studyglob.com के नाम से, और हमारा टेलीग्राम लिंक है सरकारी एग्ज़ाम वाला नोट्स के नाम से। और हमारी जो वेबसाइट है ये studyglob.com, इस पर हमने ये जितने भी हमने सारी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, और आगे भी जो हम पढ़ाएंगे वो भी हमने सारी जानकारी अपनी इस वेबसाइट पर दी हुई है। तो आप वहाँ भी जाकर इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। और जिस बुक से हम इसको पढ़ा रहे हैं, और जितने भी हमने अभी तक जितने भी सारी टॉपिक्स कवर किए हैं वो सारे हमने अपनी इस बुक से सारे कवर कर रहे हैं, और आगे भी जितने सारे पढ़ेंगे हम इसी बुक से कवर करेंगे। तो ये बुक जो है हमारी लिखी हुई है भारतीय चित्रकला का इतिहास, जिसमें हमने सारी जानकारी दी हुई है। आपके जो 478 पेज की हमने बुक इस्टेब्लिश की हुई है, जो ये अमेज़ॉन पर आपको उपलब्ध है, मिलेगी। तो ये ई बुक फॉर्म में हमने डाली हुई है अमेज़ॉन पर। अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो अमेज़ॉन से आप इसको ख़रीद सकते हैं। इसका लिंक हमने चैनल के बायो में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर इसमें डायरेक्टली ख़रीद सकते हैं। इसकी कीमत हमने 99 रुपीज़ रखी है, और ये ई बुक फॉर्म है। ई बुक फॉर्म में आप जब इसका पेमेंट कर देंगे तो उसके बाद आप अमेज़ॉन किंडल ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसमें आपको ये डाउनलोड होकर मिल जाएगी, जिसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। और जो भी हम इस बुक में अपडेट करेंगे वो सारी अपडेट आपको उस बुक में मिलती रहेंगी, न्यू अपडेट। ठीक है, तो इसलिए इसको हमने अभी ई बुक फॉर्म में रखा है, ताकि हम इसमें और भी जानकारी इकट्ठा करके आपको अपडेट कराते रहें। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।